पहले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ मूव कर लेते हैं। जौहर जयदी जी क्लास में आ चुके हैं। हम देखिएगा पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, विच ब्लड ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन गर्म खून वाले जानवर हैं। जी हाँ, आपके सामने प्रश्न है, वेल, वेल शार्क, एलाइट्स और ड्रैको, इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है या जीवधारी है जो गर्म खून वाला है। वैसे हम लोग को भी कहा जाता है, अगर हम लोग कोई एक्टिविटी करते हैं तो कहते हैं तुम्हारे खून में बड़ा उबाल है। तो शायद हम लोग का खून भी कैसा होता है, यानी मानव जाति का खून कैसा होता है, गर्म होता है। लेकिन यहाँ पे कोई मनुष्य तो दिया नहीं गया है, एनिमल किंगडम ही है, यहाँ पे सारे जीवधारियों की बात है, लेकिन आपको इसमें बताना है कि किसका खून गर्म होता है। तो चलिए फटाफट से आंसर बताना शुरू कर दीजिए। अंकुर मिश्रा ने आंसर बताया दोस्तों ए। अंकुर मिश्रा ने आंसर बताया ए यानी वेल। तो इससे पहले आपको समझना होगा कि गर्म खून क्या होता है और ठंडा खून क्या होता है। तो समझिएगा, एक होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स और एक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स को हिंदी में अगर कहा जाए तो ये कह सकते हैं हम लोग समतापीय रक्त वाले जीव। समतापीय रक्त वाले जीव, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसके शरीर का तापमान, जिस भी जीवधारी के शरीर का तापमान हमेशा समान बना रहता है, यानी एक एवरेज उनका बना रहता है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए बात कर लें तो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर होता है। अगर बढ़ता है तो कहते हैं फीवर हो गया है, कम हो जाता है तो कहते हैं कि ठंडी लग रही है। तो लेकिन उनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है हमेशा, चाहे वो ठंडी हो चाहे वो गर्मी हो। कितना होता है वो, अप्रॉक्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर वो 102 103 फ़ारेनहाइट हो जाता है तो कहते हैं फीवर हो गया है, और वो किसी गड़बड़ी के कारण होता है। ठीक है बात। तो जो ह्यूमन का शरीर होता है वो कैसा होता है, वार्म ब्लडेड होता है। यानी हमारा शरीर, आपका शरीर, सबका शरीर, जो मनुष्य का शरीर है वो वार्म ब्लडेड है, यानी समतापी है। और ऐसे जानवर जो कि एटमॉस्फेरिक से या वायुमंडल के कारण उनके शरीर का तापमान ऑटोमेटिक घट जाता है और उनके शरीर का तापमान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तो उनका शरीर कहलाता है कोल्ड ब्लडेड। यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं वेल, ये दिख रहा होगा। वेल के बहुत सारे प्रकार होते हैं दोस्त। तो ये ब्लू वेल है और इसका तापमान हमेशा सेम बना रहता है। बाकी सभी का तापमान, जैसे ये आपको दिख रहा है ड्रैको, ड्रैको का मतलब होता है उड़ने वाली छिपकली। इसका तापमान वायुमंडल के साथ और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इसका तापमान बदल जाता है। अगर एटमॉस्फेयर में तापमान कम होगा तो इसके शरीर का तापमान कम हो जाएगा, अगर बढ़ेगा तो इसके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा। और ये हमारा एलाइट्स, यानी इसको टोड बोलते हैं, मेंढक का ही एक रूप होता है। और ये है हमारा वेल शार्क। 1 2 3 ये वाले तीनों एटमॉस्फेयर के कारण अपने तापमान, इनके शरीर का तापमान घटता और बढ़ता रहता है। लेकिन ब्लू वेल का और हम जैसे लोगों का, हमारे शरीर का तापमान घटता बढ़ता नहीं है। और किसका होता है तो मैं आपको बता दूं, पक्षियों के शरीर का तापमान और मनुष्य के शरीर का तापमान, या फिर यूं कहें स्तनधारी जीवों के शरीर का तापमान हमेशा कैसा होता है, गर्म खून वाला होता है। क्लियर है इतनी बात। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। विधि केशवानी क्लास में मौजूद है, अंकुर मिश्रा मौजूद है, चंदन जायसवाल, रमेश दुबे, जौहर जयदेव। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये देखिए ड्रैको है, कुछ तो ऐसे नाम है जो कुछ लोग सुने भी नहीं होंगे, तो मैंने यहाँ पे उसका इमेज लगा दिया। क्लियर है बात। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस समूह के रक्त का एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है। कहने का मतलब है टू विच ग्रुप ऑफ ब्लड अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिलोंग्स। मतलब ऐसा कौन सा है जो सबसे ले सकता है, सार्वभौमिक प्राप्त करता है, सर्वग्राही है। ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी और ओ हो जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चारों ब्लड ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप और ए बी ग्रुप। कौन ऐसा है जो सबसे ले सकता है, सार्वभौमिक प्राप्त करता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है या यूनिवर्सल रिसेप्टर है। तो फटाफट से जिसको आंसर आता हो बता सकता है मेरे दोस्तों, फटाफट से जिसको आंसर आता है वो आंसर बता सकता है। आपको आंसर बताना है तरीके से। आपको पता है कि कुल ब्लड ग्रुप कितने होते हैं मानव शरीर में, तो कुल ब्लड ग्रुप होते हैं मेरे दोस्त 4। ये चारों आपके सामने है, ए बी ओ और ए बी। क्या कारण होता है कि प्राप्त करता हो सकता है, क्या कारण होता है कि दे सकता है। तो मेरे दोस्तों ब्लड ग्रुप में दो चीज मिलते हैं, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। जिसमें एंटीजन मौजूद होता है वो तो सबसे ले सकता है, जिसमें एंटीजन मौजूद नहीं होता है वो सबको दे सकता है। इतनी बात बस समझिएगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा,
ए बी ब्लड ग्रुप किसी के भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है। यदि आपका ब्लड ग्रुप, आपके शरीर में जो खून है उसका ग्रुप अगर ए बी है तो आप किसी का भी ब्लड ग्रुप अपने शरीर में ले सकते हो। क्लियर है बात, और वो दिक्कत नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आई। तो ए बी को क्या कहा जाता है? ए बी को सर्वग्राही भी कहा जाता है। ए बी को सर्वग्राही भी कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर। क्लियर है इतनी बात? तो दूसरे सवाल पे चलते हैं, फटाफट से दूसरे सवाल पे आ चुके हैं दोस्तों। अब जल्दी जल्दी इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। आप लोग के सामने प्रश्न है, आरबीसी एरोबिक श्वसन नहीं करते क्योंकि इनमें ये नहीं पाया जाता। आपको बताना है आरबीसी एरोबिक श्वसन नहीं करते, इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें कुछ चीजें नहीं पाई जाती हैं। आरबीसी है क्या, पहले तो ये समझ लीजिए। आरबीसी हमारे ब्लड का एक पार्ट है। ब्लड को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, समझिएगा ध्यान से। ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक तो हो जाएगा हमारा सॉलिड मैटर या सॉलिड पार्ट, और दूसरा हमारा हो जाएगा लिक्विड मैटर या फिर लिक्विड पार्ट। समझिएगा बात को। सॉलिड यानी ठोस, ठोस पदार्थ, और द्रव पदार्थ। ब्लड को मैंने दो भाग में डिवाइड कर दिया। जो ठोस पदार्थ है उसके अंदर तीन चीज पाई जाती है, एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और जो हमारा लिक्विड वाला पार्ट है उसमें पाया जाता है प्लाज्मा। यही सॉलिड पार्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट उस लिक्विड वाले पार्ट प्लाज्मा में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और किसका रूप बन जाता है? फिर ब्लड का रूप बन जाता है। इसी ब्लड के चार ग्रुप हैं। अब आपको बताना है आरबीसी एरोबिक श्वसन नहीं करते, तो मेरे दोस्त इस चीज को समझिएगा पहले कि एरोबिक श्वसन होता क्या है। एरोबिक श्वसन का मतलब देखिए, श्वसन दो प्रकार का होता है। एक होता है एरोबिक श्वसन, दूसरा होता है एनएरोबिक श्वसन। एरोबिक श्वसन को हिंदी में कहते हैं आक्सी श्वसन या फिर वायवीय श्वसन, यानी वायु या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको एरोबिक श्वसन कहते हैं, जो कि हम लोग करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम श्वसन करते हैं, इसलिए हमारा श्वसन कैसा होता है? एरोबिक श्वसन होता है। एनएरोबिक श्वसन वो होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कर लिया जाता है। अब हम अपनी बात करेंगे एरोबिक श्वसन की, तो हम लोग एरोबिक श्वसन करते हैं। आरबीसी में ऐसी क्या चीजें नहीं पाई जाती, तो आपको यह समझना होगा कि एरोबिक श्वसन के लिए और क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। एक तो ऑक्सीजन जरूरत होता है, दूसरा जरूरत होता है साइटोप्लाज्म, दूसरा जरूरत होता है मेरे दोस्तों साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो क्या यहां पे कहीं कोशिका द्रव्य दिख रहा है? यहां पे कहीं कोशिका द्रव्य नहीं दिख रहा है। और तीसरा फिर क्या बात कर लेंगे? तीसरा बात कर लेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बात होगी? माइटोकॉन्ड्रिया की। इस चीज को समझिएगा। वायवीय श्वसन के लिए तीन चीजें, एक तो सबसे पहले बाहर से ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और कोशिका के अंदर ये दो चीज का रहना बहुत जरूरी है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। आपको आंसर दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब समझिएगा यहां पे, जैसे आरबीसी है तो ऐसे ही हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। सेल यानी कोशिका होती है। जैसे मैं आपसे बात करूंगा कि एक घर बना हुआ है और घर की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो आपके दिमाग में आएगा सर ईंट होगी, यानी ब्रिक होगा। तो वैसे ही हमारा शरीर जो इतना भारी, इतना विशाल, इतना बड़ा होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका यानी सेल। अब सेल ऐसा नहीं है कि शरीर के सबसे छोटा पार्ट है, बिल्कुल नहीं, सबसे छोटी इकाई है। उस कोशिका के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं आपको यहां पे लेके आया हूं एनिमल सेल, यहां पे आपके लिए लेके आया हूं एनिमल सेल, यानी मानव कोशिका या जंतु कोशिका की बात कर लेते हैं। इसी से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ी सी चीजें आपको समझा देते हैं। जैसे कुछ लोग को, मेरे स्टूडेंट को माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, ये सारी चीजें क्या होती है नहीं समझ आएगा। तो प्रश्न हमारे पास जो था उसका उत्तर तो हमें मिल चुका है कि एरोबिक श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होती है, और आपको ऑप्शन में जो चीज नहीं मिली उसको मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा, ये है एनिमल सेल। बाय द वे सेल दो प्रकार का होता है, एक होता है पादप कोशिका और दूसरा होता है जंतु कोशिका। तो हम जंतु हैं, हम एनिमल्स हैं, तो हमने यहाँ पे उसी की कोशिका को रखा हुआ है। यहाँ पे आपको यही दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त माइटोकॉन्ड्रिया, बड़े ही आसानी तरीके से आपको माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे दिख रहा होगा।
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत जरूरी है एरोबिक श्वसन के लिए। और दूसरा, जो इस सेल के अंदर ये पूरा अंडे के आकार का जो आपको दिख रहा है, यही हमारी कोशिका है। इस सेल के अंदर भरा होता है लिक्विड, एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसको किस नाम से जाना जाता है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। और उसके साइड साइड में देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। इसको और ज्यादा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा जब हम लोग सेल चैप्टर पढ़ेंगे, कोशिका का चैप्टर पढ़ेंगे। न्यूक्लियस देखिए यहाँ पे है, आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, चूंकि ऑप्शन में है तो समझा दे रहा हूं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी न्यूक्लियस के साइड साइड में जो आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका इसको बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आपको स्मूथ दिख रहा है और यहाँ पे आपको रफ दिख रहा है। तो ये चीज देखिएगा, रफ वाले में क्या जुड़ा होता है, राइबोसोम जुड़ा होता है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइसोसोम। ये सभी पार्ट हैं किसके, जिसको नहीं समझ आ रहा होगा तो ये जो नाम लिखा हुआ है अभी सिर्फ नाम से वाकिफ होइए। जब हम लोग सेल चैप्टर पढ़ेंगे, कोशिका चैप्टर पढ़ेंगे, तो इन डिटेल यानी विस्तार में इसको भी देखा जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। मेरे दोस्तों फटाफट से, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको कर दीजिए, और शेयर करना तो बनता ही है। शेयर फटाफट से कर दीजिए मेरे दोस्तों, शेयर जल्दी से कर दीजिए। चलिए चौथे सवाल पे पहुंच चुके हैं हम लोग, और चौथा सवाल हमारा क्या कहता है, फटाफट पढ़ लीजिए चौथे सवाल को। ब्लड डू नॉट क्लॉट while flowing in the blood vessels because of the presence of, रक्त वाहिका में या रक्त नलिका में किसकी मौजूदगी होने के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। जैसे फेविक्विक होता है, समझा, फेविक्विक जब तक अंदर है क्या तब तक वो जम जाता है, नहीं जमता है। जैसे ही वो बाहर आ जाता है फेविक्विक तुरंत जम जाता है। आपको यहां पे बताना है कि हमारे शरीर में ब्लड है, अभी यहां पे कट का निशान करें तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के बाद बाहर जो ब्लड आ जाएगा वो बाहर वाला ब्लड क्या हो जाता है, जम जाता है। तो क्या कारण होता है कि ब्लड जम जाता है और क्या कारण होता है कि ब्लड नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त कोशिकाओं में ब्लड अनवरत फ्लो करता रहता है, लगातार फ्लो करता है बिना जमे। क्या कारण है इसका, तो आपके सामने ऑप्शन है हिपैरिन, प्रोथ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन और हाइड्रोडिन। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता दीजिए मेरे दोस्तों, फटाफट से आंसर बता दीजिए कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। जिसको आंसर आता हो वो जल्दी से आंसर बता दे, जल्दी जल्दी। अंकुर मिश्रा ने आंसर बताया 4 का ए, जौहर जैदी ने आंसर बताया है ए, अशद अली ने बताया है 4 का ए, और मानिक सर क्लास में मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मानिक सर, कैसे हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हैप्पी नवरात्रि आप सभी लोग को उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन होंगे। तो देखिए मेरे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड में एक पार्ट है हिपैरिन, हिपैरिन जिसकी खोज 1916 में हेनरी ने की थी, विलियम हेनरी ने की थी, विलियम हेनरी ने की थी मेरे दोस्त। और इनके एक और सहपाठी थे, इनके एक और दोस्त थे, इनका नाम था क्लीमेन, इन्होंने की थी, इन दोनों ने मिलकर की थी हिपैरिन की खोज। तो ठीक है, यही हिपैरिन वो पदार्थ है, यही हिपैरिन है जिसके कारण से हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड नहीं जमता है। क्या है आंसर, हिपैरिन। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, हिपैरिन हो जाएगा। जौहर जी ने आंसर दिया था, अशहद जी ने आंसर दिया था, सबने आंसर दिया है। थैंक यू सो मच डियर अशहद सर। और आपके सामने 5वां सवाल लेके आ गया हूं मैं। 5वां सवाल देखिएगा, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है। हीमोग्लोबिन कंटेन्स द मेटल, आपको बताना है भैया हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु है। जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए जिसको आता हो, फटाफट से आंसर बता दीजिए, क्योंकि आंसर बताना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। जल्दी जल्दी आपको आंसर बताना है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है, कौन सा मेटल होता है हीमोग्लोबिन। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन पार्ट है मेरे दोस्तों किसका, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है बात, हिम मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर आना शुरू भी हो गया है। अशहद जी ने आंसर बताया 5 का सी, अंकुर जी ने आंसर बताया 5 का सी, लव यू जिंदगी ने आंसर बताया है 5 का सी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरन। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आयरन। हिम मतलब होता है आयरन, ठीक है बात।
और ये किससे रिलेटेड है? ब्लड से रिलेटेड है। किसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन? आरबीसी में पाया जाता है। क्लियर है इतनी बात? अगर आरबीसी ना आए, अगर पूछे हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है और ऑप्शन में आरबीसी रहे ही ना, कुछ और आ जाए, दैट इज ल्यूकोसाइट आ जाए, ल्यूकोसाइट्स आ जाए, तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी का साइंटिफिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ चले, आगे बढ़ चले मेरे दोस्तों। तो अगला सवाल आपके सामने 6वें नंबर का सवाल, द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी ऑफ मैन इज व्हाट? आपको बताना है। एसकेडी क्लास में मौजूद है सर जी, प्रणाम। आपको भी प्रणाम, सादर स्वागत है आपका आपकी क्लास में। आबाद अंसारी जी क्लास में मौजूद है। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। अब उम्मीद करता हूं कि 6 नंबर के सवाल का आंसर एसकेडी देंगे, आबाद अंसारी देंगे, लव यू जिंदगी, अंकुर मिश्रा, अशद अली, जौहर जैदी, इन सब का आंसर आएगा। और सबसे पहले आंसर किया है अशद सर ने, अशद सर ने सबसे पहले आंसर किया। तो देखते हैं ये आंसर 120 दिन कर रहे हैं, क्या ये 120 दिन आंसर सही है या गलत है? तो फटाफट से आंसर कर दीजिए। अभी तक आंसर नहीं आया, जौहर सर का आंसर नहीं आया और लव यू जिंदगी से आंसर नहीं आया। तो जल्दी जल्दी जो भी क्लास में है, अंकुर मिश्रा ने आंसर दे दिया। देखिए आंसर आना शुरू हो गया मेरे दोस्तों। अंकुर मिश्रा ने दिया, जौहर सर ने दे दिया है, आबाद सर ने दे दिया, सबने आंसर देना शुरू कर दिया है। एसकेडी का आंसर नहीं आया मेरे दोस्तों। हर्षित गुप्ता ने आंसर किया मेरे दोस्तों। हर्षित गुप्ता माय डियर फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी कक्षा परीक्षा 365 में। हर्षित जी, अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसके नीचे आप आइकन बटन आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, आप फटाक से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप साइंस के, कॉन्स्टिट्यूशन के, हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के ऐसे तमाम चीजों के जो भी क्लासेस चलेंगी आपको उसका नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाया करेगा। तो हर्षित जी ने आंसर दिया, एसकेडी ने आंसर दिया, आबाद जी ने, जौहर जी ने, सब ने 120 दिन दिया मेरे दोस्तों। तो 120 दिन में सही आंसर कर देता हूं, 120 दिन सही आंसर कर देता हूं। आरबीसी का अगर साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा तो आप बोलोगे ल्यूकोसाइट। आरबीसी का साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा, सॉरी आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? माफ कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। लास्ट वाले प्रश्न में मैंने आपको क्या बताया था? ल्यूकोसाइट। तो उसको अभी करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये है गलत, ये है गलत मेरे दोस्तों। ये किसका है? ये डब्ल्यूबीसी का होता है। आरबीसी का क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। ध्यान दीजिएगा, एरिथ्रोसाइट्स होता है। क्लियर है इतनी बात? तो समटाइम्स हो जाता है, काफी चीजें मैच करती रहती हैं, तो एक की जगह दूसरा, दूसरी जगह तीसरा लग जाता है, तो उससे पैनिक नहीं होना है। ठीक है बात? चलिए, एसकेडी जी ने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? 120 इसका आंसर हो जाएगा। 120 दिन में आरबीसी हमारे शरीर में डिस्ट्रॉय हो जाता है। कहां पे डिस्ट्रॉय होता है? स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है। आरबीसी कहां डिस्ट्रॉय होता है मेरे प्यारे साथियों? स्प्लीन में। स्प्लीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीहा। स्प्लीन को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? प्लीहा। क्लियर है इतनी बात? और आरबीसी बनता कहां है? तो इस पे मैं आपको सवाल दे देता हूं। आरबीसी कहां बनता है इस पे मैं आपको सवाल दे दूंगा। उससे पहले आप सवाल देखिए, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी मानव रक्त का पीएच मान कितना है? सर ये पीएच वीएच क्या होता है, ये तो समझ ही ना आवे हमको। तो पीएच सुन लीजिए, पीएच का फुल फॉर्म आपसे अगर एग्जाम में पूछे तो आप लिख दीजिएगा या बता दीजिएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है इतनी बात? अब आपको बताना उसका पीएच 7.2, 7.8, 6.6 या 7.4 होता है। आपको मैं ये भी बता देता हूं कि पीएच स्केल होता है एक प्रकार का, पीएच स्केल होता है जिसमें मेरे प्यारे साथियों, जिसमें 0 से लेके 7 तक और 7 से लेके 14 तक के स्केल बने हैं, या ऐसा कह लो 0 से लेके 14 तक के स्केल बने हुए हैं। इसमें आपको बताता है पीएच स्केल क्या होता है। अगर 7 आता है तो वो चीज कैसी होती है? वो चीज होती है न्यूट्रल। अगर 7 आता है तो कैसा होता है? उदासीन। अगर 7 से ज्यादा पीएच है किसी चीज का, सुनिएगा ध्यान से, अगर 7 से ज्यादा किसी चीज का पीएच है तो वो होता है बेस। वो क्या होता है? बेस यानी क्षार। क्लियर है इतनी बात? या फिर एल्केलाइन इन नेचर, एल्केलाइन इन नेचर। और दूसरा, अगर 7 से कम पीएच आता है तो वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है, यानी अम्लीय होता है। इतनी बात क्लियर है? पीएच स्केल को खोज करने का श्रेय किसको जाता है? पीएच स्केल को खोज करने का श्रेय जाता है मेरे प्यारे साथियों
सॉरेन पीडर को जाता है पीएच स्केल का खोज। पीएच का किसने खोज किया स्केल का? सॉरेन पीडर। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। और आपको प्रश्न बताना है मानव रक्त का पीएच कितना, तो बोलो 7 का बोलो आंसर। रवीश दुबे जी क्लास में मौजूद है। अशहद अली ने आंसर बताया 7 का डी। एसके डी ने आंसर बताया 7 का डी। अंकुर मिश्रा ने आंसर बताया 7 का डी। अस्थि मज्जा, अरे वाह, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में बनता है, बोन मैरो में आरबीसी बनता है, ये अशहद जी ने बता दिया। भैया सबको सुन लीजिएगा कि बोन मैरो में आरबीसी बनता है यानी अस्थि मज्जा। चलिए हर्षित, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। और अगर आपका कोई अपना दोस्त हो, मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका अपना कोई दोस्त हो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की तैयारी कर रहा हो, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हो, सीडीएससी की तैयारी कर रहा हो, तो ये जो जीएस वाला पार्ट होता है, साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ये सभी पार्ट आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यदि आप बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सभी जीएस के पार्ट उसमें आते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो आप उन सभी दोस्तों को अपने शेयर कर सकते हो जिसको ये सारी चीजें पता हो या जो ये सारी चीजें जानना चाहता हो। बाकी अगर हाई स्कूल का 9th का भी स्टूडेंट है तो वो भी साइंस वाले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर सकता है और देख के आनंद उठा सकता है। तो उम्मीद करता हूं इतनी चीजें समझ में आई है। एसके डी कह रहे वकील साहब प्रणाम। अच्छा बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको एक स्केल दिख रहा है कि 7 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा। देखिए ब्लड का यहाँ पे दिख रहा है 8 के आसपास यानी 7.4 है इसका। स्टमक टैबलेट्स दिख रहा है, सोप दिख रहा है, ड्रेन क्लीनर दिख रहा है, ये सब कैसे है? ये सब क्षारीय है मेरे दोस्तों। और उससे नीचे चला जाएगा तो ये सब कैसे हो जाते हैं? विनेगर हो गया यानी सिरका हो गया, कॉफी हो गया, मिल्क हो गया, टोमेटो हो गया, बैटरी हो गया, स्टमक एसिड हो गया, ये सब कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब तक आप समझ चुके होंगे, अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या होता है पीएच का फुल फॉर्म? बोल दो एक बार जल्दी से बोलो। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच को किसने खोजा था? पीएच स्केल को किसने खोजा था? तो जल्दी से आंसर बता दो। सॉरेन पीडर ने खोजा था। पीएच स्केल में कहां से कहां तक मापन होता है? 0 से लेके 14 तक होता है। 7 से ज्यादा होगा तो एल्केलाइन या बेस हो जाएगा, 7 से कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा, 7 होगा तो क्या होगा सर? न्यूट्रल यानी उदासीन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको पढ़ना है ताकि चीजें हमें हमेशा याद रहें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। Which of the following enzymes aids in coagulation of blood? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो रक्त को जमाने में सहायक है? रक्त को जमाने में सहायक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए चलिए जल्दी जल्दी बताए। एसकेडी ने बताया 8 का बी, 8 का बी पेप्सिन। अरे वाह, 8 का बी अंकुर जी ने आंसर बताया। 8 का सी अशहद जी ने आंसर बताया। 8 का डी आर विकास सर ने आंसर बताया। रंजना शर्मा क्लास में मौजूद हैं और समय हो रहा है 9:25। 25 मिनट लेट हो आप। आपके सामने से आज फिर 7 प्रश्न चले गए, 8वां सुनिएगा। अब यहां पे सुनिए, देखिए क्या है आंसर मेरे दोस्तों। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एंजाइम है? अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे? कौन सा प्रोटीन है, कौन सा विटामिन है या कौन सा पदार्थ है। तो यहां पे प्रश्न आया कौन सा एंजाइम है, तो सुन लीजिए कि कौन सा एंजाइम है मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा ध्यान से, यहां पे आता है आंसर, सब लोग बता रहे हैं पेप्सिन पेप्सिन पेप्सिन। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रंजना शर्मा, मेरा नेट सपोर्ट नहीं कर रहा है सर जी। फटाफट सोनू सूद को ट्वीट कर दो भैया, रंजना शर्मा का नेट नहीं चल रहा है, टावर लगवाया जाए वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। अशहद अली वेलकम। अरे वाह बहुत बढ़िया, अशहद जी ने रंजना शर्मा का स्वागत कर दिया है। भैया अशहद अली कुछ करो उनके नेट का, जल्दी से कुछ काम हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? पेप्सिन। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे एंजाइम्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि 2 चीजें होती है हमारे शरीर में लिक्विड जो कि स्रावित होती है, कहीं ना कहीं से निकलती है। एक होता है एंजाइम, एक होता है हॉर्मोन्स। यहाँ पे बात हो रही है एंजाइम की। ये एंजाइम होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी चीज के साथ मिलके उसको दूसरा रूप देते हैं। तो समझिएगा कैसे। पेप्सिन और रेनिन, यहां पे 2 प्रकार के एंजाइम मैं आपको समझाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। पेप्सिन और रेनिन ये दोनों निकलते कहां से हैं? ये दोनों स्रावित होते हैं हमारे स्टमक से। कहां से निकलते हैं? स्टमक से, यानी अमाशय से, यानी पेट से। पेट में इसका स्रावण होता है पेट की कोशिकाओं के द्वारा, पेट की कोशिकाओं के द्वारा। ध्यान से समझिएगा, हम जब भोजन करते हैं, अशहद जी, रंजना जी और आप सभी लोग एसकेडी सुनिएगा, जब हम भोजन करते हैं तो मुंह में ही भोजन का डाइजेशन शुरू हो जाता है, मुंह में ही भोजन का डाइजेशन शुरू हो जाता है। और जब हम खाते हैं तो लगभग 3 4 5 चीजें खाते हैं। उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन होता है, फैट होता है और वाटर होता है। ये सारी चीजें तो हम खाते हैं और उसमें से काफी सारी चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट से क्या मिल जाता है?
कार्बोहाइड्रेट बाद में क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट बाद में शुगर बना देता है और वही हमें एनर्जी देता है। तो जब हम भोजन खाते हैं तो मुंह में वो बॉल के फॉर्म में हमारे ईसोफेगस पाइप यानी आहार नाल से होते हुए धड़ाम से गिरता है हमारे पेट में। कहां गिरता है, हमारे स्टमक में गिरता है। कभी कभी तो आवाज भी सुनाई देती है जब भूख लगा हो तो टप करके गिरता है उसमें, ठीक है बात। तो अब उसमें गिरता है तो उसमें जाहिर सी बात है जब टप करके गिरता है तो कुछ ना कुछ लिक्विड है। उसमें कौन सी लिक्विड होती है, तो हमारे पेट में एक लिक्विड होती है HCl। पेट में कौन सी लिक्विड होती है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है मेरे दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। HCl का pH वैल्यू बड़ा ही कम होता है, लगभग 1.5 या इतना आसपास होता है, लगभग 1.5 लीटर एक दिन में निकलता है। ऐसा समझ लीजिए कि हार्पिक से भी तगड़ा एसिड है। अब ये क्या करता है, ये भोजन में बड़े बड़े बैक्टीरिया को मार देता है। चूंकि एसिड है तो भोजन में जो हमने खाया है उस भोजन के बड़े बड़े बैक्टीरिया को मार देता है। ध्यान से सुनिएगा, बड़े बड़े बैक्टीरिया को मार देता है तो उसी में से दो चीज निकलता है। एक तो निकलता है पेप्सिनोजेन, एक क्या निकलता है, पेप्सिनोजेन, और दूसरा निकलता है प्रोरेनिन। क्या निकलता है, प्रोरेनिन। ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और जब हमारे भोजन के साथ, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे भोजन के साथ HCl मिक्स हो जाता है यानी बैक्टीरिया को मार देता है तो उस भोजन का नाम हो जाता है मेरे प्यारे साथियों काइम। उस भोजन का नाम क्या हो जाता है, काइम हो जाता है उस भोजन का नाम। अब वो भोजन कैसा हो गया, काइम। अब उसी काइम में से एक्टिव हो जाता है हमारा पेप्सिनोजन और क्या बना देता है, पेप्सिन बना देता है। हमारा प्रोरेनिन एक्टिव होकर रेनिन बना देता है मेरे प्यारे साथियों। और यही पेप्सिन हमारे भोजन से प्रोटीन को तोड़ देता है पैप्टिक एसिड में। यही किसमें तोड़ देता है, या तो पेप्टाइड्स में। किसमें तोड़ देता है मेरे प्यारे साथियों, पेप्टाइड्स में। यही है एंजाइम। जब हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे तो भी इसको पढ़ा जाएगा। अभी यहां पे मिला है तो बताने में क्या जाता है भैया, क्या जाता है बताने में, फ्री में ही तो बता रहा हूं, पैसा थोड़ी ले रहा हूं, तो सुन लो ध्यान से। तो ये है पेप्सिन जो क्या कर देता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें, पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन कर देता है। ये तो बात हो गई पेप्सिन साहब की। और बचा ये प्रोरेनिन जो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेनिन में। और ये किसके लिए काम आता है, भोजन के लिए काम नहीं आता है। ये जब कोई छोटे बच्चे में बहुत ज्यादा होता है या जब आप दूध पीते हो, जब आप दूध पीते हो तब ये काम आता है, रेनिन एक्टिव हो जाता है। यानी ये छोटे बच्चों में ज्यादा एक्टिव रहता है रेनिन। क्यों, क्योंकि ये दूध का डाइजेशन करता है मेरे प्यारे साथियों। किसका डाइजेशन करता है, ये दूध का यानी मिल्क का डाइजेशन करता है। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर है। तो रेनिन किसमें मिलता है, सबसे ज्यादा रेनिन मिलता है जानवरों में जो दूध बहुत ज्यादा पीते हैं या दूध का श्रावण करते हैं। ये है अपना एमाइलेज। ये एमाइलेज मेरे दोस्तों सलाइवरी ग्लैंड में भी होता है। बोलते बोलते या खाने से पहले आपको दिख जाता होगा, लार ग्रंथियों से निकलता है। और दूसरा ये पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलता है, सॉरी पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलता है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मेरे प्यारे साथियों भोजन को तोड़ना। इसका काम क्या होता है, भोजन को तोड़ना। क्लियर है बात। तो यही सारी चीजें हैं, आप लोग ऐसे ही मन बना के पढ़ते रहिए तो हम लोग और चीजें